हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीए का प्रिपरेशन करते वक्त और जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स रिपीटेटिवली करते हैं जिसकी वजह से जीए का पेपर डिफिकल्ट जाता है और एग्जाम नहीं निकल पाती। तो उसी 10 मिस्टेक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। उसके सॉल्यूशंस ऑब्वियसली उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी 10 मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपकी एग्जाम्स जो बची हुई है उन एग्जाम्स को प्रिपेयर करते वक्त इसके तरफ ध्यान दीजिएगा दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। जीए बड़ा टॉपिक है, कुछ लोगों को बड़ा बोरिंग सा ये टॉपिक लगता है, पर रियलिटी ये है कि आप जब बैंक में जाओगे तो इसी टॉपिक के भरोसे सिलेक्शन होगा। अगर ऑफिसर लेवल की एग्जाम देने जा रहे हो तो इसी टॉपिक के भरोसे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और एक बार आप बैंक में लगे तो उसके बाद जो आपकी प्रमोशनल एग्जाम्स होगी या जो भी आपका फ्यूचर आगे बढ़ने का जो भी आपका प्लान होगा वो सब कुछ इसी टॉपिक के या इसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इसे कितनी भी गाली मारिए, आपको आप इसे कितना भी अवॉइड कीजिए, पर रियलिटी ये है कि आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। और इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होता भी है अगर आप बस कुछ चीजों की तरफ सही से ध्यान दें। तो कौन सी चीज है तो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, पर उसके पहले ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है हमारा पढ़ने का तरीका। के लोगों को लगता है कि अभी हम स्कूल में ही है, बचपन में ही है कि भाई एक उठा लो जीके वाला कोई सब्जेक्ट और रटना शुरू कर दो, बिना समझ के बिना सोच के मैकेनिकली रटना शुरू कर दो। बस उनको लगता है कि ये डेट्स याद कर ली, ये फैक्ट्स याद कर लिए, नाम याद कर लिया, मेरा जीए हो गया। नहीं, के सीन ऐसा है कि ये रटने के भरोसे एक तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, और आपने पूरा सिलेबस कवर भी कर लिया रट रट के तो भी आपको याद नहीं रहेगा, और फाइनली आपके एग्जाम में आंसर्स नहीं आएंगे। बहुत सारे लिंक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपका लॉजिक लगेगा और वो लॉजिक कभी लग नहीं पाता क्योंकि आप रटने के पीछे भाग रहे थे। तो जो रॉट मेमोराइजेशन वाला कंसेप्ट है ना, बिना समझ के बिना सोच के उसके पीछे भागना, ये बहुत डेंजरस है। कई बार ना नोट्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वो इसलिए बड़े होते हैं बिकॉज उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, आपकी समझ क्रिएट होती है। ये सब्जेक्ट का नाम है अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं करोगे, आप अपने आप को समझदारी ही नहीं दोगे, तो कैसे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आपको बैंकिंग में काम करना, आपको आरबीआई ने क्या बोला है समझना ही नहीं है, आपको बजट में क्या बोला समझना ही नहीं है, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है समझना ही नहीं है, तो फिर क्या ही सेंस बनता है? मत जाइए इस फील्ड में। फिर जब यूपीएससी वाले बैकग्राउंड वाला बच्चा जब सिलेक्ट होता है तो फिर हम कहते हैं कि यार वो सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि वो बहुत पढ़ाई करते हैं। वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए सिलेक्ट हो रहे हैं बिकॉज वो जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज वो पढ़े, वो समझदारी से पढ़ते हैं। जितना डिटेल में बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग का स्टूडेंट पढ़ता है, उतना डिटेल में यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। उसे नहीं पता होता इतना डिटेल में बैंकिंग जितना आपको पता है। बट वो कोई भी चीज पढ़ते हो बहुत समझदारी से पढ़ता है। वो कम चीजें पढ़ता होगा बट बहुत समझदारी से पढ़ता है, इसलिए उसका सिलेक्शन बहुत तेजी से होता है और आप वहीं पे घूमते रहते हो। तो ये गलती मत करना, पहली और सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, कवरिंग न्यूज रैंडमली। कुछ होते हैं चौदहवीं के चांद की तरह कि आज करंट अफेयर्स के लेक्चर को आएंगे, फिर 15-20 दिन बाद में आएंगे, फिर किसी दिन मूड हो गया तब आ जाएंगे। बस मन रहा तब, उनको लगा कि यार ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, चलो बजट पढ़ लेते हैं क्योंकि बजट की सब बातें कर रहे हैं। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी दे दी, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है। अगर आप एट रैंडम पढ़ोगे, आप एट रैंडम तरीके से आगे बढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक वे होता है, इसलिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट दिन का 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि जो धीरे धीरे नॉलेज बिल्डअप होगा वही आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। ये जो एट रैंडम है ना कि मूड आ गया पढ़ लिया, मूड आ गया पढ़ लिया, इसके भरोसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उस मूड के चक्कर में अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो और रिजल्ट आपका जीरो ही आना है। अब तीसरी चीज यहां पे है इग्नोरिंग स्टैटिक जीके के। ये भी एक मेजर फैक्टर है। अब कई सारे लोग होते हैं लास्ट मोमेंट पे बुक को हाथ लगाते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं 6 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ लूं या 3 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ लूं, बस बता दो क्या पढ़ना है पूरा रट लेता हूं के। सेंस नहीं बनेगा क्योंकि आपको स्टैटिक पता ही नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपके पास। आपको पता ही नहीं हाउ आरबीआई वर्क्स, आपको पता ही नहीं हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स, आपको पता ही नहीं कौन से लॉज होते हैं, कौन से एक्ट्स होते हैं। तो फिर क्या ही फायदा है आपका इस रटने का? कोई फायदा नहीं है। तो ये जो तरीका है ना कि बस लास्ट में करंट अफेयर्स को पढ़ लो, बस 3-4 महीने रट लो, 2-4 मार्क्स कमा लो, हो गया, नहीं। इंटरव्यू में बहुत बहुत सेटबैक बैठेगा आपको क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। पुअर नोट टेकिंग एंड नो इफेक्टिव रिवीजन सिस्टम। जीए में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिवीजन करनी नहीं है किसी को। रिवीजन करने बैठे तो मौत आ जाती है, ऐसा बिहेव कर लेते हैं कि भाई रिवीजन करने बोल दिया। और रिवीजन करने के लिए भी कहते हैं कि सर कोई और नोट्स दे दीजिए जहां से हम रिवीजन कर ले। पर रिवीजन इस वर्ड का मीनिंग क्या है यही भूल गए हम लोग। इस वर्ड का मीनिंग है कि जो पढ़ा उसे वापस पढ़ो, जो पढ़ा उसे वापस पढ़ो, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, तो दिमाग में सही तरीके से बैठेगा। अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसके 2-4 पॉइंटर अपने निकाल लो ना।
लोग कई बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके नोट्स बनाएँ कि आप नोट्स दे देंगे? हाँ, मैं नोट्स दे तो दूँगा, पर एक हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, हर इंसान की अपनी एक 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 समझ होती है। उसके भरोसे वो अपने पॉइंटर्स निकाल के रखता है। वही तो है ऑफिसर। हर ऑफिसर अलग क्यों है? बिकॉज़ हर ऑफिसर की अपनी सोच अलग है। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो अपनी खुद की सोच लानी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ लानी पड़ेगी और उसके हिसाब से नोट मेकिंग करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे ही नहीं, ना हम कई बार कहते हैं कि बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े-बड़े टीचर्स या साइंटिस्ट हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रिपरेशन फेज़ में रीड वन थिंग 10 टाइम्स। एक चीज़ को 10 बार पढ़ो। 10 चीज़ें एक-एक बार मत पढ़ो। रिवीजन के नाम पे ये नोट्स, वो नोट्स, ऐसा नोट्स, वैसा नोट्स, ये बहुत गलत बात है जो आपका इफेक्टिव रिवीजन का टाइम खराब करेगा। ओके, नाउ एक बात और थी, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो लिंकिंग विद द स्टैटिक सिलेबस, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ आ गई कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अनचेंज। उसे हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा कि भाई अगर रेपो रेट अनचेंज रहा, तो उससे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? ये स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ नहीं रही है, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग लानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टैटिक के सारे चैप्टर्स अलग पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स अलग पढ़ते हैं, कभी जोड़ते ही नहीं है। इनको लगता है बहुत वास्ट सिलेबस है। सिलेबस इज नॉट दैट वास्ट। अगर आप सही से पढ़ो, सही से समझदारी से पढ़ो, तो इतना वास्ट भी नहीं है सिलेबस। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सपोज कोई फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहा है और उसने उसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी हुई है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन ये है कि दोनों पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों पॉलिसीज का एम सेम है। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाओगे व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। निर्मला सीतारमन जी, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर साहब मल्होत्रा साहब, क्या या सेबी के हमारे हेड तुहिन कांता पांडे, जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आधे लोगों को ये बातें सिर के ऊपर से लंबी जाती है, मिस बाउंसर से भी लंबी जाती है। रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं व्हाट इज बेसिक्स। देश को चलाने के बेसिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमी को चलाने के बेसिक्स क्या होते हैं, पता ही नहीं है। अगर यूएस के मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पता ही नहीं। और बहुत सारी फैकल्टी आपको ये बताएगी भी नहीं क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता क्या करना है। वही तो रट रट के आगे है वहां तक के। सो दैट्स व्हाई दैट अंडरस्टैंडिंग मैटर्स अ लॉट। इसलिए एक बात याद रखना, एमसीक्यूज के पीछे भागने से पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हाँ, एमसीक्यू सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने, एमसीक्यूज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, पर पहले समझ तो लो क्या है। समझोगे ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो ये भी एक पॉइंटर आपके लिए जरूरी है। देन ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग डम्स एंड टू मेनी पीडीएफ्स, ये तो बहुत गंदी आदत है। हर क्लास के, हर लेक्चर के, हर फैकल्टीज के नोट्स जमा करो। सर आपने ये नोट्स नहीं दिए, सर वो नोट्स नहीं मिले, सर ये नोट्स, इतने नोट्स भेजे जाते हैं, ऑलरेडी भेजे जाते हैं। मैं भेजता हूँ, बाकी फैकल्टीज के भी आपके पास होंगे। टेलीग्राम पे आपने तो पूरा का पूरा नोट्स का भंडार जमा किया होगा। इतने नोट्स तो फैकल्टीज खुद के नोट्स बनाते हो, इतने सोर्सेज यूज नहीं करते होंगे जितने सोर्सेज आपके पास होते हैं। कितना पढ़ा है आपने? कितना पढ़ा है? कोई एक भी सोर्स ढंग से पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, उसको रिवाइज किया है? कितने लोग हैं ऐसे? 10 में से हार्डली कोई एक होगा। बस नहीं, जमा करना है, सब जमा करना है, सब लेके बैठना है, सारे पीडीएफ लेके बैठने हैं और फिर मजे करने हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होना, ओवरलोड क्रिएट होना, डेप्थ तो आएगी नहीं कभी जिंदगी में। और फिर सबको गाली मारनी है, अरे कोई फायदा नहीं, इससे इससे नहीं आता, उससे नहीं आता। अरे क्या ये तुम्हारी कॉलेज की एग्जाम है या तुम्हारा स्कूल या कॉलेज का इंटरनल एग्जाम है जहां पे तुम्हें ऑलरेडी पता रहेगा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से? ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मीनिंग ही वही होता है कि भाई योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्रिएटेड। तो ये जो माइंडसेट है ये बहुत गलत है। जब तक ये चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। पुअर प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। अब क्या होगा, कुछ लोग होते हैं रीडिंग 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 करेंगे के, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। के एमसीक्यू सॉल्व करके देखिए। एमसीक्यूज आप अलग अलग जगह से सॉल्व कीजिए, पर एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद एक और चीज देखनी बहुत जरूरी है और वो है एनालिसिस। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, फिर वो हर सब्जेक्ट के लिए, क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सभी के लिए एनालिसिस। जीए में बहुत लोग एनालिसिस करते ही नहीं हो, कहते क्या ही एनालिसिस करना है, सही आया तो सही है, नहीं आया तो नहीं है। अरे भाई देख तो ले, क्यों गलत हुआ? तूने जब आंसर मार्क किया तो कुछ तो लॉजिक लगाया होगा तूने, तेरा कुछ तो कुछ लॉजिक गलत हुआ होगा ना। तो क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्या लॉजिक लग सकता है? तो एक बार वो देखना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू एनालाइज योर ओन मिस्टेक्स, हाउ यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट? आप रेक्टिफाई कैसे करोगे अपने मिस्टेक्स को, ये भी एक जरूरी फैक्टर है। देन बैड टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। क्योंकि जीए को हाथ तब लगाते हैं जब प्री निकलती है, तब तक बैठे रहते बिंदास, देखेंगे, करेंगे। और फिर जब लास्ट में जैसी प्री निकलती है उसके बाद 15-20 दिन बचते हैं आपके पास।
कुछ एग्ज़ाम में 1 हफ्ते में एग्ज़ाम होती है रिज़ल्ट के बाद, कई जगह पे 15 दिन में एग्ज़ाम होती है, कई जगह पे 20 दिन में एग्ज़ाम होती है। रिज़ल्ट के बाद कोई आपको 2 महीने नहीं देगा। रिज़ल्ट के बाद कोई आपको 2 महीने नहीं देगा, हार्डली 15-20 दिन में आपके एग्ज़ाम करवाएगा, तब आप जीए को हाथ लगाओगे तो पैनिकिंग तो होगा ना। इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे, रिवाइज़ कैसे करेंगे, क्या किया जाएगा? भाई पहले क्या सो रहे थे? पता तो था ना कि मेंस देनी है और मेंस के बिना थोड़ी ना हाथ में पोस्ट आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं, "सर पहले प्री तो पढ़ ले, बाद में मेंस की देखेंगे।" तू ज़िंदगी भर प्री ही पढ़ते बैठ। एग्ज़ाम मेंस के भरोसे निकलनी है, बड़ी लेवल की एग्ज़ाम मेंस है। यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट कि भाई प्री तो ठीक है, स्क्रूटिनी के लिए बस निकालनी है, मेंस के भरोसे हाथ में पोस्ट आएगी। इफ यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर सिर्फ आप क्रिटिसाइज़ ही करते रहोगे सभी को, अपने आप को कब सुधारोगे? एक बात अच्छे से याद रखना, फॉर अ गुड ऑफिसर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर झाँक के देखना बहुत ज़रूरी है और सच को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो बातें मैं कह रहा हूँ, बहुत हार्श और बहुत रूड बातें मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे, "सर, आप तो बहुत ही रूड बात करते हो, प्यार से समझा सकते थे।" क्या फ़ायदा उसका? प्यार से समझा के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा होगा तो भाई बहुत प्यार से ही बातें करेंगे। पर सच्चाई सच्चाई है ना, एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी। जब तक उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवरसेल्फ? फादर साहब, आपके भी फादर, मेरे भी फादर, हर किसी के फादर ना बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं क्योंकि उनको पता है ये गलतियाँ होती है लाइफ में, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब मदर को गुस्सा आता है, वो भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, हमें उनका गुस्सा आता है पर वो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं इसलिए गुस्सा आता है, तो सच को सुनने की आदत डालो और उसे चेंज करने की आदत डालो क्योंकि आपको उसी से फायदा मिलेगा। हम नहीं चाह रहे कि आप भाई हमारी वाहवाही करो या हमारी तारीफ़ें करो या हमारे भक्त बनो। अगर कोई फैकल्टी चाह रहा है कि आप उसके भक्त बनो, तो वो आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप किसी के भक्त बनने नहीं जा रहे हो। तो इसलिए जो गलतियाँ, जो खामियाँ उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करो। कितना भी बिटर ट्रुथ क्यों ना हो, कितना भी कड़वा सच क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसके बिना चेंजेस नहीं होंगे और एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। एग्ज़ाम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाहे आप हमसे बात ना करो या आप हम आपसे बात ना करें, पर एक चीज़ का सैटिस्फैक्शन हमें तो रहेगा और आपको भी रहेगा कि भाई एग्ज़ाम तो निकल गई ना। वो मैटर करता है। तो वो निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन, 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 रिवीजन। लास्ट 30 डेज में हमेशा कहता हूं कि भाई नया स्टफ कम पढ़ो, पुराना वाला रिवाइज करो। पर प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट 30 डेज में तो पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, तो क्या ही रिवीजन का वॉल्यूम है, क्योंकि आप पहली बार ही लास्ट 30 डेज में पढ़ते हो मेंस के पहले, लास्ट 20 डेज में पढ़ते हो। बट जो पहले से पढ़ रहे हो उनको बताना चाहूंगा, लास्ट 30 डेज आप रिवीजन को कंप्लीट डेडिकेट करो। फिर आप कहोगे सर फिर वो जो रिसेंट वाला करंट अफेयर्स है वो बहुत छोटा रहता है, वो बहुत छोटा रहता है, वो आप दिन में आधे घंटे में भी कवर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इट्स वेरी स्मॉल पार्ट एंड इट विल बी वेरी इजीली। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो ना तो आप उसके साथ भी अटैच रहोगे, आपकी आदत बनी हुई तो आप उस आदत में उसे भी पढ़ लोगे। बट लास्ट 30 डेज शुड बी कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर योर रिवीजन, ये फैक्टर याद रखना। अगर आपने इन 10 गलतियों को रोका, अगर इन 10 गलतियों से आप बचे, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, इवन यूपीएससी एग्जाम्स में भी, आरबीआई ग्रेड में भी, क्योंकि सब जगह पे स्ट्रैटेजी सेम होगी। ऑब्वियसली सिलेबस सबका अलग होता है, बट गलतियां तो हर जगह पे सेम तरीके से की जाती है। तो उन गलतियों को रोकिए, समझिए और कड़वे सच को एक्सेप्ट करो। मुझे ये पसंद ही नहीं है, मुझे बड़ा जान पे आता है, ये पैम्परिंग वाली चीज ना आपकी जिंदगी नहीं बनाएगी। ये पैम्परिंग अभी आपको सुख देगा, पर फिर जिंदगी भर का शायद दुख मिलने वाला है। तो जिंदगी भर का दुख अगर नहीं चाहिए तो अपने आप को थोड़ा सा जलाओ, अपने आप को थोड़ा सा उस आग में झोंको, सिलेक्शन आपको मिलेगा। और उसी सिलेक्शन के लिए हमारी टीम आपके लिए लेके आ गई है सुपर पास लाइव, जिसमें सुपर दिवाली ऑफर चल रहा है। इसमें आप पीयूएसएचपीए के कूपन कोड यूज कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन 899 में। और इस सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है। सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस का ही नहीं, आप यहाँ पे एसएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो, रेलवे का सारे प्रिपरेशन कर सकते हो। सुपर पास लाइव में एनरोल करना मत भूलिएगा। पीयूएसएचपीए के ये कूपन कोड है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट्स इट गाइस। बुरा लगा होगा तो लगने दीजिए, थोड़ा बुरा लगेगा तो शायद हम थोड़ा अच्छे से और फोकस तरीके से पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।